हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में आपने टोटल किस चीज को टोटल मानेंगे हम? यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड टू मेडिकल स्ट्रीम अमंग द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन। यहाँ पे हमें टोटल ये मानना है कि जो टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है इन सबको हम जोड़ देंगे, वो भी बस मेडिकल स्ट्रीम, यानी कि ये जो आपकी मेडिकल स्ट्रीम है, टोटल स्टूडेंट को आपने जोड़ना है, उसमें से मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का नंबर निकाल लेंगे। तो इनका नंबर आपका आ जाएगा 350। ये नंबर आ गया आपका मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले बच्चे कितने हो गए, 350 टोटल बच्चे। अब टोटल हमें यहाँ पे कॉलेज की सीट्स नहीं गिननी है, टोटल हमें गिनना है टोटल जिन स्टूडेंट ने किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लिया है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, ये जो नंबर दिख रहे हैं इन सबको हम जोड़ देंगे। तो मान लो नंबर आपका x आ जाता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रतिशत आ जाएगा। मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले बच्चों का जो प्रतिशत है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? सर एक बार बताइए। मैं हाँ जी, देखिए पहले आप मेडिकल स्ट्रीम में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है उनकी संख्या निकाल दीजिए। ये उनकी संख्या आ गई। टोटल जितने भी एडमिशन हुए हैं तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये आपको सारी जोड़नी पड़ेगी। तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो उसके बाद हम उसे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर प्रतिशत मिल जाएगा। प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम ए का परसेंट निकाल रहे हैं, तो ए का परसेंट हम कैसे निकालेंगे? ए का जो नंबर है अपॉन में टोटल नंबर इंटू 100, इस तरीके से हम परसेंट निकालते हैं। जैसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश लेने वाले बच्चों का प्रतिशत निकाल रहे थे, सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या उसके अपॉन में आ जाएगी कुल बच्चों की संख्या और मल्टीप्लाई बाई 100। सर और जिन चीजों को हमें परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना होता है उसके लिए। हाँ, जिन चीजों को आपको परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तो देखिए ये आपका परसेंटेज है और ये उस चीज का नंबर है, तो इस फॉर्मूले को आप चेंज कर दीजिए। तो ये आपका जो टोटल है वो इधर चले जाएगा, 100 अपॉन में चले जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ए का नंबर निकालना है, तो ए का नंबर आपका क्या हो जाएगा, आप ये आपका टोटल है, तो टोटल की मल्टीप्लाई कर दोगे आप ए के परसेंट से और अपॉन में आप 100 कर लोगे। यही फॉर्मूला आपको इसका चेंज करना है, ओके सर। एलएचएस और आरएचएस में शिफ्ट करना है आपको। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट एडमिटेड टू ईच कॉलेज? तो कला के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है प्रत्येक कॉलेज में? जैसे आपके डब्ल्यू कॉलेज में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया आर्ट में, एक्स कॉलेज में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, वाई कॉलेज में 300 बच्चों ने लिया, जेड कॉलेज में 350 बच्चों ने आर्ट में एडमिशन लिया। तो टोटल इनका एवरेज क्या हो जाएगा? कितना है सर आपका आंसर? ऐड करके सर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, इन सब 212 आया सर। 212। ठीक है, तो इनको आपको जोड़ना है और उसके बाद आपको इन्हें 4 से डिवाइड करना है। जैसे सर 212 आएगा सर, पॉइंट में आता है क्या सर? नहीं, पॉइंट में तो नहीं आएगा, पूरा ये डिवाइड हो जाएगा आपका 850/4। नहीं सॉरी, पॉइंट में आएगा आंसर। हाँ, 212.5 सर, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। तो आपका लगभग ये जो साइन होता है ये अप्रोक्सीमेट का साइन होता है, ये
तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 212, तो 212.5 आ रहा है, 212 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे रिलेटिवली ये बहुत इजी टेबल थी, तो इसीलिए मैंने जब पिछली क्लासेस में जो लोग जुड़े थे, जब मैंने वहाँ पे डीआई कराया था, तो मैंने आपको यही कहा था कि बस कुछ एक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब भले ही उन चीजों को आप रट भी सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है परसेंटेज क्या होता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, तो उस चीज की भी डीआई में कोई स्पेशल जरूरत नहीं होती है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन, अगर हम पेपर 1 की बात करें, तो मैथ्स के क्वेश्चन वैसे अगर आपने कभी मैथ्स पढ़ा नहीं है, अगर स्टार्टिंग से ही आपको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, चीजें आप भूल चुके हो, तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है कि आप मैथ्स के क्वेश्चन करने का ट्राई करो, क्योंकि बिल्कुल रूट से चीजों को 5-6 महीने में तैयार करना, आपका पूरा टाइम वो मैथ्स के क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन में आपका बहुत टाइम चले जाता है 2 से 3 क्वेश्चन को सही करने में, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आते हैं। लेकिन डीआई में अगर आपने रट लिया है, अगर आपने रेशियो, परसेंटेज के कुछ फॉर्मूले, रेशियो, एवरेज, इन सभी चीजों को अगर आपने रट लिया है, तो थोड़ा सा रीजनिंग की हेल्प से आप सारे डीआई के क्वेश्चन कर सकते हो। स्पेशली जिन बच्चों को थोड़ा सा मैथ्स वगैरह में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला आपका ये क्वेश्चन टीचिंग से है। माइंड मैप्स, गेमिफिकेशन, फ्लिप्ड क्लासरूम और आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड। तो क्या होगा आपका इसका आंसर? हिंदी में भी ये दिया हुआ है, जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो लोग साथ में हिंदी वाली पीडीएफ खोल सकते हैं जो आपको कल शेयर की थी। आपका माइंड मैप क्या होता है? देखिए, सबसे पहले वो चीजें आप लोग वो चीजें ऐसे क्वेश्चन में हमें 2 चीजें देखनी होती हैं। एक जो आपको पता है, तो सबसे पहले जो भी चीजें पता है वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि यहाँ सर फर्स्ट लग रहा है सर। फर्स्ट सॉरी लग सर, रहा है। फर्स्ट नहीं। सर प्लीज एक्सप्लेन थर्ड कीजिए सर, पता नहीं है थर्ड सर। लग रहा है। ओके, एक मिनट जस्ट। ठीक है, बताइए। सर थर्ड। थर्ड लग रहा है। तो देखिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, स्पेशली जो मैथ वाले क्वेश्चन हैं, उसमें अभी मोस्टली यही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो ये वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं? ये वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले वो ऑप्शन देखिए जो आपको पूरी तरह से पता है। सर ऐसे क्वेश्चन, सर हाँ जैसे डी का आंसर 2 है, ये 2 इसमें है सर, सेकंड और थर्ड में ही होगा, क्योंकि ये हाँ वर्चुअल क्लासरूम हो गया आईसीटी बेस्ड, तो सेकंड हाँ और थर्ड में होगा आंसर। हाँ, डी का आंसर आपका 2 है, वर्चुअल रियलिटी, यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी आपका आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड है। तो या तो आपका दूसरा होगा या तो आपका तीसरा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए का है तीसरा ऑप्शन। माइंड मैप्स, यूज ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स। माइंड मैप एक्चुअली होता क्या है? माइंड मैप का मतलब एक तरह से इसे बहुत सारे लोग कंसेप्ट मैप भी कहते हैं। कंसेप्ट मैप क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका आप अपने लिए रिवाइज करने के लिए आप एक मैप बना देते हो इस तरीके से। जैसे ए है, उसके 3 टाइप हो गए, वो फिर आपस में और आपने कनेक्ट कर दिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एनाटॉमी वगैरह, जब आप उसके कंसेप्ट को समझने के लिए उसको एक पिक्टोरियल डायग्राम में बनाते हो, तो उसे हम माइंड मैप कहते हैं। गेमिफिकेशन, गेमिफिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा ये नया टर्म था। गेमिफिकेशन का मतलब यहाँ पे है लर्निंग थ्रू यूजिंग क्विजेस। क्विज की हेल्प से जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो गेमिफिकेशन यानी कि गेम्स की हेल्प से, क्विज के तरह के जो गेम्स हैं उनकी हेल्प से सीखना, वो आपका गेमिफिकेशन हो गया। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम से अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम होता है
नॉर्मली क्लास में क्या होता है, पहले स्टूडेंट पढ़ाता है और फिर घर के लिए होमवर्क देता है, क्वेश्चन देता है। फ्लिप्ड क्लासरूम में कैसी टीचिंग होगी, सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसे घर के लिए वीडियोस दी जाएंगी कि आप इन वीडियोस को घर में पढ़िए, और क्लास में आके फिर क्लास में क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, क्लास में फिर डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इसे हम फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। तो फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब ऐसी क्लासरूम जिसमें कि अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द लेसन बिफोर द टीचर डिस्क्राइब। टीचर के समझाने से पहले ही स्टूडेंट लेसन को समझ जाता है, लेसन को एक तरह से उसको पढ़ लेता है टीचर के पढ़ाने से पहले। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका तीसरा इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये भी इजी था। अगर आपको फ्लिप्ड क्लासरूम और आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड है, या फिर थोड़ा सा भी अगर हम इसमें कॉमन सेंस लगाते तो ये वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। सर एक बार वो करवा दीजिए, वो थोड़ा सा चूक गया सर मेरा। ठीक है, फोर्थ जो है आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड। तो आईसीटी टीचिंग मेथड आपका वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा। आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मैंने आपको आईसीटी में पढ़ाया था, जिसमें हम आंखों के सामने एक डिवाइस लगाते हैं और उससे हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी जगह पे हैं जो उस डिवाइस में चल रहा होता है। वीआर कहते हैं हम इसे। फ्लिप्ड क्लासरूम, पहले टीचर बच्चों को वीडियो भेजेगा, फिर क्लास में आके डाउट सॉल्व करवाएगा। गेमिफिकेशन, क्विज वगैरह की हेल्प से सीखना। माइंड मैप वगैरह जो भी आपने सीखा है उस सबको एक जगह पे कंसेप्चुअलाइज करने के लिए एक डायग्राम टाइप का बनाना, उसे हम माइंड मैप कहते हैं। तो ये एक सेल्फ लर्निंग टूल है, अपने लिए बनाते हैं हम इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो ये जब हम अभी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे हमने इसे देखा था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो एक बार आप लोग इसे करके देखिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सर सेकंड लग रहा है आंसर। सेकंड आंसर नहीं, सेकंड सही। देखिए थर्ड होगा सर, थर्ड। हाँ, थर्ड आंसर सही है। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ऐसा इवैल्यूएशन जो कि हम किस टाइम पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। सर बिटवीन करते हैं सर हम प्रोग्रेस चेक करने के लिए। प्रोग्रेस चेक करने के लिए, फीडबैक के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद फीडबैक रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस और फेलियर इन अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये जो स्टूडेंट है उनको एक तरह का फीडबैक देता है, एक तरह से कि जो उनका गोल है वहां पे वो सही से उसको अचीव कर पा रहे हैं या फिर उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से जुड़े हुए 2-3 वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं, सबसे पहले तो फीडबैक, दूसरा है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर ही आता है। उसके बाद एक और यहाँ पे टर्म होता है सुधार, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट भी आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कोर्स है उसके स्टार्टिंग में जो इवैल्यूएशन कराया जाता है कि बच्चा उसके लिए रेडी है या नहीं है, उसको हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। इसका पर्पस होता है किसी भी बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करना किसी एक कोर्स या फिर सब्जेक्ट के लिए। इसका एक एग्जांपल हो गया एंट्रेंस एग्जाम, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था। आईआईटी, जेईई, नीट वगैरह सारे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ही हैं। समेटिव इवैल्यूएशन कौन से टाइम पे होता है, एट द ईयर ऑफ द एंड, लास्ट में जो एग्जाम होता है। लास्ट में होगा। और इसका जो गोल होता है, इसका गोल होता है कि जो प्रोग्राम है उससे कितना सीखा बच्चे ने, उस प्रोग्राम की कितनी वर्थ थी, उस प्रोग्राम से कितना सीखा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपका होता है कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है।
अब अगर ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का भी ऑप्शन तीसरा हो सकता था, पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्योंकि पहले से ही यहाँ पे है तो हम इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो तीसरा होगा। एक्चुअली जो इवैल्यूएशन है उसको बहुत समेटिव लगाते सर तो ही हो जाता आंसर, सिर्फ एक नहीं। हाँ, अगर समेटिव लगाते तो ही आपका लेकिन फिर आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। सर समेटिव का जो है वो सी एक ही इसमें है ना, 4 वाला। सी सर हाँ मैंने भी सब सही किया था सर। हाँ, फिर समेटिव इवैल्यूएशन से आपका हो जाएगा। देखिए इवैल्यूएशन को हम दो तीन आधार पे, दो तीन बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनको हम बहुत सारे तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेट वाइज कर सकते हैं, कोई किसी स्टेट से है, कोई दूसरी स्टेट से, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारा अलग तरीके से हम बांट पाएंगे बच्चों को। दूसरा जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं, मेल और फीमेल। तीसरा और भी अलग अलग बेसिस पे हम बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही इवैल्यूएशन को अलग अलग बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम इवैल्यूएशन किस टाइम पे हो रहा है, पहले हो रहा है, बीच में हो रहा है, बाद में हो रहा है। उसके आधार पर तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला प्लेसमेंट, बीच वाला आपका फॉर्मेटिव, लास्ट वाला आपका समेटिव। इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है? अगर इवैल्यूएशन का उद्देश्य बच्चे का सुधार करना है तो वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया। अगर बच्चे का एप्टीट्यूड पता करना है तो एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन हो गया। अगर उसका उद्देश्य किसी कंपनी में जॉब वगैरह या फिर किसी कोर्स में जॉब वगैरह देना है तो वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया। तीसरा, एक और बेसिस पे हम इवैल्यूएशन को डिवाइड कर सकते हैं कि आप किस आधार पे कौन सा टेस्ट ले रहे हो। यहाँ पे आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव वाइज इवैल्यूएशन और सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का एग्जांपल बताओगे आप लोग? एमसीक्यू सर, जो हमारा नेट का पेपर होगा वही होगा ना सर, एमसीक्यूज बेस्ड। हाँ जी, ये आपका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो गया जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का एक एग्जांपल हो गया एमसीक्यू और एक एग्जांपल हो गया वन वर्ड आंसर टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो गया। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मतलब जिसमें हम आपकी सोच जानना चाह रहे हैं, आपकी थिंकिंग जानना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का बेस्ट एग्जांपल हो गया जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं तो उनमें आपको लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, तो उसके पीछे का वजह क्या है? क्योंकि उसकी सोच जाननी है, एस्पिरेंट की थिंकिंग जाननी है सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में हम नॉलेज चेक करते हैं, एप्टीट्यूड चेक करते हैं, और सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में हम किसी की थिंकिंग को चेक करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? तो रिफ्लेक्टिव लेवल आपकी होती है तीसरी लेवल की टीचिंग, जो कि आपकी स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग होती है। तो जो भी आपको यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक पॉइंट लग रहे हैं उसे सेलेक्ट कीजिए, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सर 4 आंसर है सर, सी डी। हाँ जी, सी और डी। देखिए, एक तो हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी कि समस्या को सॉल्व करने की क्षमता का विकास करना, और दूसरा है उसकी थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज को बढ़ावा देना। तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाकी अंडरस्टैंडिंग फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, ये कौन से लेवल में आता है? सर ये सेकंड लेवल होता है सर, जिसमें हम हाँ। अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट। हाँ जी, उसके बाद टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रोट। रोट लर्निंग कौन से लेवल में होती है? मेमोरी लेवल। हाँ, वेरी गुड। रोट लर्निंग आपकी पहली लेवल में होती है। Pupils are kept in strict discipline and cramming is insisted। तो ये जो आपकी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और क्रैमिंग मतलब रटना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और क्रैमिंग में ज्यादातर आपका फर्स्ट लेवल में ही बच्चों को रखा जाता है, वहीं पे चीजों को रटवाया जाता है और डिसिप्लिन का भी खास ध्यान रखा जाता है।
Put the following in correct sequence in the light of process of evaluation system. मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। ये जो आपके चार यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपने सही क्रम में रखना है। तो जिन लोगों ने सॉल्व किया और जिन लोगों ने नहीं भी किया, आप 1 मिनट में जल्दी से इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये। इजी मीन्स आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, जस्ट आप कॉमन सेंस से इसे कर सकते हो। थर्ड आंसर लग रहा है इसे। हाँ जी, थर्ड आंसर सही है आपका। थर्ड आंसर देखिए, और यहाँ पे ये जो मूल्यांकन व्यवस्था है ये नहीं पढ़ाई जाती कहीं पे, या फिर आउट ऑफ सिलेबस की क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप इसे कॉमन सेंस से करते तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मुलेशन सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया। सबसे पहले आप कुछ भी इवेल्युएट कर रहे हो, किसी को भी, अगर आप किसी की भी कोई परीक्षा ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव फिक्स करना होता है, क्राइटेरिया फिक्स करना होता है कि आपको हिंदी की परीक्षा लेनी है, आपको इंग्लिश की परीक्षा लेनी है। जैसे अभी नेट का पेपर हो रहा है, तो नेट का पेपर ही सबसे पहले, इसका ही एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप लोगों के तय किए गए कि 10 पेपर होंगे, उनमें ये पेपर होंगे, उसके बाद पेपर 2 का एक पेपर होगा। तो किसी भी इवैल्यूएशन सिस्टम में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य और क्राइटेरिया को डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके नेट के एग्जाम में? जो चारों स्केल है। अच्छा, नेट के एग्जाम में? हाँ, नेट के एग्जाम में एक इवैल्यूएशन सिस्टम, आपका नेट का भी एग्जाम है, तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 10 पेपर होंगे, पेपर 1 का एक पेपर होगा, पेपर 2 का एक पेपर होगा। उसके बाद डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरमेंट स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट, जो डेवलपमेंट, विकास और यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपका नेट का पेपर। सबसे उसके बाद क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपका नेट का पेपर। उसके बाद नेट के पेपर में बच्चों के जो भी मार्क्स आएंगे, उस डेटा को इंटरप्रेट किया जाएगा कि इस बच्चे के इतना नंबर आए, उस बच्चे को उतना नंबर आए। उसके बाद लास्ट में हम जजमेंट देते हैं। जजमेंट का मतलब ये है कि कौन सा बच्चा पास है, कौन सा बच्चा फेल है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपका अप्रोप्रिएट एक्शन होता है कि किस बच्चे को सेलेक्ट करना है, किस बच्चे को आपको हटाना है। तो जस्ट आप कोई भी अगर हम सिस्टम देखें, तो सबसे पहले हमेशा हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपना एम सेट करते हैं, और लास्ट में होता है जजमेंट। तो इन दो को भी अगर आप लेके चलते, तो सबसे पहले आपका आना था सी और लास्ट में आना था डी। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। In which of the following learner-centered method students are first presented with challenge? स्टूडेंटों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे पहले चैलेंज कौन से मेथड में किया जाता है? चैलेंज के साथ कौन सी टीचिंग स्टार्ट होती है? लर्निंग। हाँ जी, वेरी गुड, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। इंडक्टिव टीचिंग, दो तरह की टीचिंग बेसिकली होती है, डिडक्टिव टीचिंग और इंडक्टिव टीचिंग। इंडक्टिव टीचिंग में क्या होगा, आप बच्चों के सामने समस्याएं रखते हो, आप बच्चों के सामने एग्जाम्पल रखते हो, और बच्चे उन समस्याओं को सॉल्व करते करते खुद ही कंसेप्ट समझते हैं, उन एग्जाम्पल को समझते समझते खुद ही कंसेप्ट समझते हैं। डिडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, आप बच्चों को सीधे सीधे ही एग्जाम्पल ना बता के सीधे सीधे ही कंसेप्ट बता देते हो। इसका एक ग्रेविटेशनल की हेल्प से आप इसे समझ सकते हो। ग्रेविटेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। तो आपको किसी बच्चे को गुरुत्वाकर्षण समझाना है, ग्रेविटेशन समझाना है, तो दो तरीके हैं आपके पास, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड ये है कि आप बच्चों को सीधे सीधे कंसेप्ट बता दो कि हाँ, दो चीजें आपस में जब अट्रैक्ट करती है तो वहां पे जो फोर्स लगता है, तो उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये डिडक्टिव तरीका हो गया। दूसरा हो गया इंडक्टिव तरीका। आप बच्चों को एग्जांपल दे रहे हो कि जो हम पृथ्वी की तरफ क्यों नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रही है। दूसरा, पृथ्वी, सूर्य भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, पृथ्वी चंद्रमा को भी अपनी तरफ खींच रही है। तो आप बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल दोगे
इसके अलावा प्रॉब्लम्स भी बच्चों को हम बहुत सारे दे सकते हैं, फिर वो खुद ही अपना दिमाग लगा के लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि हाँ, दो चीजों के बीच में हमेशा ही एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिसे हम ग्रेविटेशनल कहते हैं। तो ये आपकी दो तरह की टीचिंग हो गई और बच्चों के सामने चैलेंज रखा जाता है इसी इंडक्टिव टीचिंग में, इंडक्टिव लर्निंग में। ठीक है, सेल्फ लर्निंग हम खुद ही सीख रहे हैं। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग बेसिकली मूक्स वगैरह में होता है जहाँ पे बच्चा खुद ही अपना जो कोर्स है उसे देख रहा होता है कि मैंने कितना कर लिया, कितना और मुझे करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब है कि समूह में सीखना। जैसे आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो, बहुत सारे बच्चों के साथ में बना रहे हो, तो वो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया। MLA की फुल फॉर्म, फोर है क्या सर? हाँ जी, फोर है सर आंसर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर, तो हमें जैसे वो इंडक्टिव में पहले जो एक मतलब उसको ये भी बोलते हैं ना, जो जनरलाइज्ड पर्टिकुलर है, वो भी यही वाली चीज है। हाँ, वही कंसेप्ट यहीं पे लगेगा। देखिए, इंडक्टिव में हम, इंडक्टिव क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल। आप बच्चों को पर्टिकुलर एग्जांपल आप बच्चों को दे रहे हो और बच्चे खुद ही एक जनरल स्टेटमेंट बना रहे हैं, कंसेप्ट खुद ही समझ रहे हैं। डिडक्टिव होता है जनरल टू पर्टिकुलर, आप बच्चों को सीधे ही जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो और बच्चे फिर उसको जगह जगह अप्लाई करके देख रहे हैं। तो कंसेप्ट सेम है, बस वो अलग तरह से यहाँ पे लग रहा है। सर एक्टिव लर्निंग प्लीज बताइए सर। हाँ, एक्टिव लर्निंग देखो, दो तरह की लर्निंग होती है, पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग क्या होता है? पैसिव लर्निंग जैसे अभी तक हमने जो लर्निंग की है वो पैसिव लर्निंग की है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे एकेडमी में जुड़े हुए हो, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको किसी और के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। जो आपका सिलेबस है वो यूजीसी ने डिसाइड किया है, जो आपका टाइम टेबल है वो एकेडमी डिसाइड कर रही है, आपकी क्लास का टाइम टेबल कोई और डिसाइड कर रहा है, आपको जस्ट पढ़ते जाना है। बिल्कुल आपका यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता है, यूनिवर्सिटी आपको टाइम टेबल बना देती है, आपको ये चीजें पढ़नी है। ये पैसिव लर्निंग है। एक्टिव लर्निंग जैसे जो नई शिक्षा नीति में आ रहा है कि आपको कुछ भी आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, आपको सब कुछ खुद से चुनना है। आप टाइम पीरियड भी खुद ही डिसाइड करोगे कि ये मेरे को 4 महीने में पढ़ना है या फिर 4 साल में इसे पढ़ूंगा। तो सब कुछ जब आपके हाथ में रहता है तो उसे हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं। मैं सर इसे भी कह सकते हैं सर, टीचर सेंट्रिक है जो पैसिव लर्निंग है, लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसमें वो हाँ, पैसिव रहता है, बट लर्नर सेंट्रिक में वो एक्टिव रहता है। ऐसा हो सकता है ना सर? हाँ, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि जो आपका टीचर सेंट्रिक है वो ज्यादातर पैसिव लर्निंग होगी, और लर्नर सेंटर्ड जो भी है, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन मूक्स वगैरह क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हो। आपको सुबह 6 बजे पढ़ना है, आप सुबह 6 बजे पढ़ो, शाम को 6 बजे पढ़ना है तो आप तब भी उसको पढ़ सकते हो, आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं। तो वो आपका स्टूडेंट सेंट्रिक जो है वो थोड़ा सा एक्टिव लर्निंग में आ गया। तो ये लर्निंग को जस्ट इन्होंने क्लासिफाई किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। MLA की फुल फॉर्म, MLA एक रेफरेंसिंग स्टाइल है। रेफरेंसिंग स्टाइल सब लोगों को क्लियर है क्या होता है? हाँ सर, जैसे इसमें सर हम रिसर्च में करते हैं शिकागो स्टाइल, APA स्टाइल और MLA स्टाइल, यही है ना सर वो? हाँ, ये रेफरेंसिंग स्टाइल है। तो MLA की फुल फॉर्म क्या है? MLA की फुल फॉर्म, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। हाँ जी, वेरी गुड। MLA की फुल फॉर्म होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। 3 तरह के ये आपके मोस्टली अभी चलते हैं, APA, दूसरा चलता है MLA और तीसरा चलता है शिकागो। फिर से बोल देंगे गुरु सर? APA की फुल फॉर्म लिख लीजिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। हाँ जी, MLA की फुल फॉर्म मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और शिकागो तो आपका पहले से ही अपने फॉर्म में है। तो APA हम कहाँ पे यूज करते हैं? APA लगता है साइंस वगैरह के जितने भी रिसर्च होंगी वहाँ पे APA वाली रेफरेंसिंग यूज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी साइकोलॉजी हो गया, योगा वाले भी APA यूज करते हैं। इसके अलावा और भी जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे APA यूज होता है। MLA क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, तो जितने भी लिटरेचर वाले रिसर्चेस होंगे या फिर लिटरेचर वाले जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जैसे इंग्लिश हो गया या फिर
किसी भी लैंग्वेज का कोई भी एक प्रोजेक्ट हो गया तो उसमें MLA यूज किया जाएगा। शिकागो बेसिकली आपका फाइन आर्ट्स, बिजनेस, इन चीजों में शिकागो यूज होता है। तो ये आपके 3 रेफरेंसिंग के तरीके हो गए, इस तरीके से हम रेफरेंसिंग करेंगे। सर एपीए का एक बार और बताइए, अमेरिकन। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, साइंस वाले फील्ड में ये यूज होगा, जैसे साइकोलॉजी, योगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें APA यूज होगा। MLA आपका यूज होगा लैंग्वेज वाली चीजों में, लिंग्विस्टिक चीजों में, जैसे आपका इंग्लिश वगैरह हो गया। सर इसमें लिटरेचर, फिलोसॉफी भी आ जाएगा? हाँ फिलोसॉफी आपका आएगा शिकागो में, क्योंकि फाइन आर्ट्स, फिलोसॉफी, कॉमर्स, तो थोड़ा इस तरीके की चीजें हैं, वो आपका शिकागो में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा है क्या ये पॉजिटिविस्टिक एपिस्टेमोलॉजी? ये पढ़ा है आपने? नहीं सर। जी। आपने पॉजिटिविज्म तो पढ़ा होगा, हाँ सर। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। द एम ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ओनली टू टेस्ट हाइपोथेसिस। तो ये जो है आपका इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो इसका जो आंसर, पॉजिटिविज्म तो क्वांटिटेटिव होता है ना सर? हाँ पॉजिटिविज्म आपका क्वांटिटेटिव होता है। तो देखिए, पॉजिटिविज्म और आपके पास 2 थ्योरी हैं, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पहले इन दोनों में थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपको नाम से ही डिफरेंस पता चल रहा है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है परिमाणात्मक और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। तो क्वालिटेटिव मतलब जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं, किसी के विचारों वगैरह को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव जहां पे हम आंकड़े देख रहे हैं, स्टैट्स देख रहे हैं। तो ये 2 तरह की आपकी रिसर्च हो गई, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये दोनों अप्रोच है रिसर्च में। पॉजिटिविज्म क्या होती है? पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है वो ये कहती है कि सब कुछ साइंस के अकॉर्डिंग चलेगा, किसी की भी सोच का नॉलेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो हमेशा फॉलो की जाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि जहां पे हमने कुछ आंकड़े लिए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी का ब्लड टेस्ट किया है, तो मेरी जिसका हमने ब्लड टेस्ट किया है उसकी सोच का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रिसर्च के ऊपर, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े अलग रहेंगे और उसकी जो सोच है वो अपनी अलग रहेगी। दूसरी सोच होती है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कहता है कि साइंस तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति की सोच साइंस को प्रभावित करती है, हर व्यक्ति की सोच रिसर्च को प्रभावित करती है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाली अप्रोच आपकी चलती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये रिसर्च कर रहे हो कि इंडिया के बारे में किसी पर्टिकुलर देश के लोगों की क्या राय है, तो वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप आंकड़े नहीं जुटाओगे, वहां पे आप उनकी बातें सुनोगे, उनकी सोच के बारे में जानने का ट्राई करोगे। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका फॉलो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में और पॉजिटिविज्म आपका फॉलो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एम ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टू ओनली टू टेस्ट हाइपोथेसिस। बिल्कुल सही बात है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के द्वारा हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर आंकड़ों के अकॉर्डिंग कोई हाइपोथेसिस सही है तो वो हाइपोथेसिस फिर सही है। अगर आंकड़ों के अकॉर्डिंग कोई हाइपोथेसिस गलत साबित हो रही है तो वो हाइपोथेसिस गलत है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च से, तो हाइपोथेसिस हम बनाते कौन से रिसर्च में हैं? एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेरिमेंटल तो आपका एक क्वांटिटेटिव रिसर्च ही हो गया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम जस्ट किसी हाइपोथेसिस को चेक कर रहे हैं, लेकिन हाइपोथेसिस हमारी बनेगी कहाँ पे से? हाइपोथेसिस सामने कहाँ से आएगी? हाइपोथेसिस आपकी बनती है
क्वालिटेटिव रिसर्च में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही बोला कि आपको किसी भी कंट्री के लोगों के मन में भारत के लोगों के लिए सोच देखनी है, तो वहां पे से आप उनकी सोच देख के बनाओगे ना कि हाँ ये लोग भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो वो हाइपोथेसिस बन रही है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू। तो इसका जो सही आंसर हो गया, इसका सही आंसर हो गया ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। सर फिर एनालिसिस क्वांटिटेटिव में होता है क्या सर? एनालिसिस आपका दोनों में होता है। क्वांटिटेटिव डेटा का एनालिसिस अलग से किया जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं जो किसी डेटा का मेन मीडियन मोड वगैरह निकालते हैं। क्वालिटेटिव डेटा का अलग से एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि डिस्कोर्स एनालिसिस हो गया, कंटेंट एनालिसिस हो गया, कि कोई बात लिखी हुई है उसके पीछे कौन सी बातें छुपी हुई हैं। ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन प्रेजेंट टाइम रिसर्चर प्रिफर टू राइट रिसर्च पेपर ओवर राइटिंग अ मोनोग्राफ। और दूसरा स्टेटमेंट है, मोनोग्राफ एंड बुक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेटाबेस ऑफ रिसर्च। तो मोनोग्राफ भी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बाहर से था। मोनोग्राफ पढ़ा क्या आप लोगों ने? नहीं सर। हाँ, देखिए मोनोग्राफ क्या होता है, रिसर्च पेपर क्या होता है। रिसर्च पेपर आप लोगों को पता है, आपने कोई रिसर्च की और उस रिसर्च का आपने एक पेपर लिख दिया, लेकिन वहां पे आपने और भी बहुत सारे लोगों की चीजें इंक्लूड की। रिसर्च पेपर में हम हमेशा रेफरेंस देते हैं कि इस पुरानी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है, दूसरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है। लेकिन मोनोग्राफ में क्या होता है, मोनोग्राफ में पूरा का पूरा आप ही का काम रहेगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति का वहां पे रेफरेंस नहीं दे सकते हो। और एक और डिफरेंस क्या है रिसर्च पेपर और मोनोग्राफ में, रिसर्च पेपर एक बहुत बड़े टॉपिक को कवर करता है और मोनोग्राफ एक छोटे से टॉपिक को कवर करता है। तो आजकल के टाइम में जितने भी रिसर्चर हैं वो रिसर्च पेपर लिखने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा। और दूसरा ये, फर्स्ट क्या बताया सर मोनोग्राफ के बारे में? फर्स्ट सेंटेंस क्या बताया आपने? हाँ, पहला स्टेटमेंट ये है कि मोनोग्राफ में वो हमारा पूरी तरह से खुद का काम होता है, वहां पे हम किसी और का रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। जैसे रिसर्च पेपर में हम रेफरेंस देते हैं ना, तो मोनोग्राफ में हम रेफरेंस नहीं दे सकते किसी और का। और दूसरा, रिसर्च पेपर एक ब्रॉड सब्जेक्ट को कवर करता है और मोनोग्राफ एक छोटे से सब्जेक्ट को कवर करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो मोनोग्राफ और जो बुक्स हैं वो रिसर्च के डेटाबेस में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। रिसर्च के डेटाबेस में बस आपके रिसर्च पेपर इंक्लूड किए जाएंगे, रिसर्च की थीसिस इंक्लूड की जाएगी, इसके अलावा कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, फील्ड नोट्स आर इम्पोर्टेंट for promoting the ethnographic memory and form much of the data for subsequent analysis। हिंदी में पढ़ लीजिए आप लोग इसे। रिसर्च मेथड्स सच एज क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग आर फ्लेक्सिबल एंड आर लेस डिसरप्टिव ऑफ वर्क एंड पर्सनल यूज ऑफ बोथ रिसर्चर एंड रिसर्च पार्टिसिपेंट। तो ठीक है, पहले आप लोग बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट सही होगा, हाँ जी। हाँ हाँ सर, फर्स्ट सही है सर। हाँ जी, वेरी गुड, आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड सेकंड भी सर, ये तो ठीक है कि आर फ्लेक्सिबल बराबर है, बट आर लेस डिस्क्रिप्टिव ऑफ द वर्क। तो लेस डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है ना सर, क्वालिटेटिव तो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं ना। आर फ्लेक्सिबल एंड आर लेस डिसरप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, डिसरप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव, ओके। हाँ सर, फ्लेक्सिबल होते हैं सर वो तो, एंड पर्सनल लाइव्स ऑफ बोथ रिसर्चर्स एंड रिसर्च। हाँ सर, ये भी तो सही लग रहा है कि वो लाइव्स होते हैं। सर डिसरप्टिव गलत है। सेकंड डिसरप्टिव मतलब उनकी मतलब किसी चीज में एक तरह से किसी चीज को खत्म करने वाला या फिर उसको नुकसान पहुंचाने वाला।
उसे हम डिसरप्शन मतलब किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। सर ये गलत है फिर। सेकंड गलत है, यहाँ पे क्वालिटेटिव आया ना। हाँ, qualitative interviewing are flexible and are less disruptive of the work, the personal lives of both researcher and research participant. लेस डिस्टर्ब दिया है सर। लेस qualitative तो सही डिस्ट्रक्टिव ना, लेस लग रहा है। डिस्ट्रक्टिव है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको। देखिए, फील्ड नोट हम किसे कहते हैं? फील्ड नोट के लिए आपको एथनोग्राफिक रिसर्च पता होनी चाहिए। एथनोग्राफिक रिसर्च हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब कोई भी अगर समाज है, उस समाज में जाकर के वहां के लोगों को ऑब्जर्व करना, किसी भी परिवेश में जाकर के वहां के परिवेश को ऑब्जर्व करना, उसे हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। तो फील्ड नोट क्या होता है? फील्ड नोट का मतलब वहां पे आपने जो भी चीजें देखी, तो वहां पे उन चीजों को आप नोट करते हो, उसे हम फील्ड नोट कहते हैं। तो फील्ड नोट बहुत ज्यादा जरूरी है जो एथनोग्राफर है, यानी कि जो एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहा है, उसकी मेमोरी के लिए, क्योंकि उसने जो भी देखा वो सारा तो उसे याद रहेगा नहीं। तो वहां की चीजों की वीडियो बनाई जाती है, लिखा जाता है, इन्हें हम फील्ड नोट कहते हैं। तो फील्ड नोट बहुत ज्यादा जरूरी होता है आगे डेटा के एनालिसिस के लिए, क्योंकि जब फील्ड नोट होगा तभी तो उस डेटा को हम एनालिसिस कर पाएंगे, नहीं तो कितना किसी को याद रहेगा कि हमने क्या क्या देखा था। दूसरा जो रिसर्च मेथड है जैसे क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। और फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चलते हैं कि हमने इतना सभी इनसे किसी से इतना सभी पूछना है। और दूसरा, जो क्वालिटेटिव अगर इंटरव्यू है तो वो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ का और वर्क का ध्यान रख के किया जाता है, तो वो लेस डिसरप्टिव होता है। डिसरप्टिव का मतलब एक तरह से किसी चीज को नुकसान पहुंचाने वाला, क्योंकि अब ये फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल है तो ये किसी के काम को या फिर किसी की पर्सनल लाइफ के बीच में एक तरह से नुकसान तो नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं कि उनका टाइम खराब कर लेगा। तो ऐसा यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। मीन्स ऐसा भी समझ सकते हो आप कि जो क्वालिटेटिव इंटरव्यू है तो वो क्योंकि फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ऐसा किसी की लाइफ में इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे। कोई क्वेश्चन है अब इससे रिलेटेड? सर एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ना डेटा एनालिसिस हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, ये करेक्ट है सर? क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा एनालिसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में डेटा एनालिसिस होगा। अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि अगर डेटा एनालिसिस आप नहीं कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी का इंटरव्यू लिया, तो भले ही आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो भले ही आपने एक अलग से उसको एनालाइज नहीं किया, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा उसके लिए आपके दिमाग में तो पहले से ही चीजें चल रही होगी कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वही एनालिसिस है। तो एनालिसिस के बिना कोई रिसर्च हो ही नहीं सकती है। तो वहां पे अलग अलग तरीके होंगे एनालिसिस के, लेकिन एनालिसिस होगा। ओके सर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा? पर्सनल डॉक्यूमेंट के कौन से एग्जांपल हैं सोर्स ऑफ डेटा के लिए? डायरीज, लेटर एंड हाँ सर, थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है इसमें। एक है डायरी, दूसरा है लेटर, और इसके बाद है ऑटोबायोग्राफी। यही पर्सनल डॉक्यूमेंट है आपके। मास मीडिया आउटपुट, मास मीडिया आउटपुट का मतलब किसी न्यूज चैनल वगैरह का जो आउटपुट है, जैसे कि न्यूज़पेपर, अब वो उसमें किसी की पर्सनल चीजें तो होंगी नहीं। कंपनी डॉक्यूमेंट, इसमें भी कोई पर्सनल चीजें नहीं होंगी। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर? कम्युनिकेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन के आधार पर अगर हम बात करें, तो अभी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं वो कैसे हैं? सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, वन टू नन, और टाइड टू स्पेसिफिक टाइम फ्रेम? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं?
वर्चुअल जो- क्लासरूम सिंक्रोनस फीडबैक होता है सर, वही उसी टाइम फीडबैक होता है सर। उसी समय हमें फीडबैक होता है। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में इंस्टेंट फीडबैक आपका नहीं होता है। तो अभी जितने भी मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, अगर हम एक दो को हटा दें तो अभी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, चाहे आपका स्वयं है चाहे आपका मूक्स है, तो वो सिंक्रोनस है या फिर एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस है ना। एसिंक्रोनस का मतलब इंस्टेंट फीडबैक नहीं होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन से अभी एक्टिव हैं टीचिंग और लर्निंग के, जैसा एक आपका स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, इसके अलावा मूक्स हो गया, कोर्सेरा हो गया। ये अभी वर्तमान में चलने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। तो ये सारे के सारे एसिंक्रोनस हैं, पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियोस इनमें डली हुई है, और जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उसके बीच में लाइव इंटरेक्शन नहीं होता है। तो जहाँ पे लाइव इंटरेक्शन हो रहा है वो आपका सिंक्रोनस है, और जहाँ पे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा है वो आपका एसिंक्रोनस है। तो यहाँ पे आपका एसिंक्रोनस सही ऑप्शन हो जाएगा। टाइड टू स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो वो रहेगा ना सर जो, हाँ, टाइड टू स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। टाइड टू स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपका जो फॉर्मल एजुकेशन आ जाती है कि आपको 6 बजे क्लास आना है, 7 बजे क्लास आना है, ये आपका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का एग्जांपल हो गया। क्लासरूम टीचिंग। हाँ जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर टू एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेटेड मैसेज। जो आपको मैसेज अभी मैं दे रहा हूँ, उस मैसेज को आपको एक्सेप्ट करने में कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, यानी कि मैसेज को एक्सेप्ट करने में कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं। Attitude of the listener, values of the reporters, status as DC. हाँ जी, देखिए, बॉडी लैंग्वेज विद पॉजिटिव वाइब। देखिए, ये दो चीजें तो यहाँ पे होंगी। एटीट्यूड ऑफ लिसनर, आपका क्या एटीट्यूड है। अगर आप मेरी चीज बोल रहा हूँ, अगर आप उसे मन से सुन ही नहीं रहे हो तो उसको आप एक्सेप्ट कैसे करोगे। तो एक यहाँ पे होगा एटीट्यूड ऑफ लिसनर। दूसरा वैल्यूज ऑफ डिकोडर। वैल्यूज ऑफ डिकोडर का मतलब है आपकी वैल्यूज क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी हेल्थ के लिए, प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाना जरूरी है, और आपकी वैल्यूज है कि नहीं ये चीजें गलत हैं। जिस कल्चर में आप हो उस कल्चर की वैल्यूज जो कम्युनिकेटर आपको बता रहा है उससे मेल नहीं खाती, तो उस मैसेज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये दो चीजें तो आपकी होंगी ही, बी और सी। तो बी और सी आपके इन दो ऑप्शन में है। अब आपको चेक करना है ए और डी में। तो स्टेटस क्लैश और ए वाला है आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव वाइब। तो यहाँ पे आपका स्टेटस क्लैश हो सकता है। स्टेटस क्लैश का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, दो लोगों के बीच में नॉलेज को लेके अगर कुछ क्लैश हो रहा है या मतभेद फिर मतभेद बोल हाँ, सकते हैं। हाँ जी, तो उसकी वजह से भी मैसेज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो बैरियर, ये 3 बैरियर हैं आपकी। बॉडी लैंग्वेज इज पॉजिटिव वाइब। किसी की बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिव वाइब्स हैं तो वो बैरियर नहीं होगा, वो तो उसमें हेल्प करेगा। तो बैरियर ये 3 होंगे आपके, बी, सी और डी। सर नॉलेज स्टिमुलाई क्या होगा सर? नॉलेज स्टिमुलाई का मतलब यह है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके अंदर स्टिमुलस, यानी कि आपके अंदर वो स्टिमुलस ला पा रहा है या फिर वो स्टिमुलस नहीं ला पा रहा है। तो इसकी वजह से आप में एक्सेप्टेंस का बैरियर नहीं आएगा, इसकी वजह से आपका बात सुनने का बैरियर आएगा। नॉलेज स्टिमुलाई का मतलब यह है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ, उस जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, उसकी वजह से आपके ब्रेन में नॉलेज बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, कुछ नया नॉलेज ऐड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
तो ये किसी मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए बैरियर का काम नहीं करता है। इसकी वजह से हो सकता है कि आप मेरी बात या तो ना सुनो या तो मेरी बात सुनो, लेकिन मेरी बात सुन के भी अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो वो इन 3 चीजों की वजह से होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका Western concept focus on wholeness and unity of communication. Non-Western communication concept have the strong central idea of individualism. तो दोनों क्या इसका स्टेटमेंट सही आंसर लग रही होगा? है सर, दोनों सही लग रही है सर। देखिए ये भी आपका थोड़ा सा बाहर से ही ये क्वेश्चन था। इसका आपका इसका आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ये इसका आंसर दिया हुआ फोर था। होगा। नहीं, इसका आंसर बी है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ये आप याद रख सकते हो। तो वैसे दो तरह के कल्चर है, थोड़ा रिलेट करके हम इसे समझ सकते हैं। ऐसे रिलेट करके इसे हम समझेंगे, 2 तरह के कल्चर होते हैं। एक आपके एक मिनट, कि मुझे वो टर्म अभी याद नहीं आ रही है। 2 तरह के कल्चर होते हैं, एक हाई एंड करके कुछ होता है और एक लो एंड कल्चर होता है। हाँ देखिए, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर हम किसे कहते हैं? हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होते हैं ऐसे कल्चर जो कि कम्युनिकेशन की होलनेस पे और कम्युनिकेशन की होलनेस को वो लोग स्वीकार। इंडियंस जो होते हैं, हाँ जी, जैसे जो आपके इंडियंस हो गए, जो कम्युनिकेशन में होलनेस है, यानी कम्युनिकेशन का जो आपका वर्बल पार्ट है, जो आपका नॉन वर्बल पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ बोला तो आप उसके बारे में पूरा सोचोगे कि वो स्टेटमेंट बोलते समय मेरे हाव भाव किस तरीके से थे, वो स्टेटमेंट मैंने किस पर्सपेक्टिव में बोली है। तो इसे हम कहते हैं होलनेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप वर्बल नॉन वर्बल सारी चीजों को आप एक साथ ले रहे हो। तो हाई कंटेक्स्ट जो कल्चर है, जैसे इंडियन कल्चर है, वो आपका इस चीज पे फोकस करता है। जो नॉन वेस्टर्न कम्युनिकेटर्स हैं, यहाँ पे आपका चाइना, जापान, सारे ईस्टर्न कंट्रीज इसमें आ जाते हैं। लो कंटेक्स्ट कल्चर यानी कि जो बस जो चीजें बोली गई हैं उन चीजों के ऊपर फोकस करता है। वहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्यों कोई चीज बोली गई है वो मायने नहीं रखता है। तो वेस्टर्न कंसेप्ट, आपको बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही है? थोड़ी सर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आ रही है। जस्ट ठीक है। तो वेस्टर्न कंसेप्ट होलनेस पे फोकस नहीं करता है, ईस्टर्न कंसेप्ट होलनेस पे फोकस करता है। दूसरा है नॉन वेस्टर्न कम्युनिकेशन कंसेप्ट हैव द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जो व्यक्तिवाद का जो आइडिया है वो वेस्ट नॉन वेस्ट में नहीं है, वो आपका ईस्ट में नहीं है, वो आपका वेस्ट में है। तो ये आप इनको थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हो, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट में आपका लो कंटेक्स्ट कल्चर होता है, ये लोग किसी मैसेज के जस्ट उसका वर्बल फॉर्म के ऊपर ध्यान रखते हैं। ईस्ट में हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है, यानी कि बाल की खाल निकालना, जो बोला गया था उसके पीछे सोचना कि ये क्यों बोला गया है, किस टोन में बोला गया है। दूसरा जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस करता है, यानी कि व्यक्तिवाद, एक एक अपने ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और जो ईस्टर्न कल्चर है वो ग्रुपिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत होते हैं। ठीक है। एज पर द न्यू लंदन ग्रुप द 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस आर। ये 5 मोड आपके
5 मोड ऑफ कम्युनिकेशन है लंदन ग्रुप के अकॉर्डिंग, इनको सही ऑर्डर में आपको लगाना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी ने हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो सब में अलग अलग सीक्वेंस दिया हुआ था, किसी में कोई सा सीक्वेंस था, किसी में कोई सा सीक्वेंस था, लेकिन फिर भी आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन आपका होता है जो भाषा की हेल्प से किया जाता है। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब जो कम्युनिकेशन हमारी आईज की हेल्प से हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो मूवी वगैरह देख रहे हैं तो वहां पे जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, और वहां पे जो हमें चीजें सुनाई दे रही हैं वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन हो गया। तो दिखाई देने वाली चीजों के थ्रू कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन, और जो हम सुन रहे हैं वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन हो गया। गेस्चरल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं हम? हाव भाव बॉडी वगैरह जेस्चर, बॉडी जेस्चर होता है। Body language. हाँ, बॉडी लैंग्वेज। और स्पेटियल कम्युनिकेशन हम किसे कहेंगे? स्पेस का मतलब होता है किसी चीज की खाली जगह। तो स्पेटियल कम्युनिकेशन होता है कि दो लोगों के बीच में कितना स्पेस है, उसके थ्रू जो हमें जानकारी मिल रही है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, अगर उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, इसका मतलब वो फॉर्मल बात कर रहे हैं, उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। अगर वो थोड़ी और पास आके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फ्रेंड हो सकते हैं, और अगर पास में आके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपस में रिश्तेदार ही हैं, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। तो ये होता है स्पेटियल कम्युनिकेशन। स्पेटियल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि स्पेस की हेल्प से दो कम्युनिकेटर्स के बीच में जो जगह है उसके थ्रू समझना कि उसके थ्रू उनके बारे में अंदाजा लगाना, ये होता है स्पेटियल वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसे हिंदी में स्थानिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका सीक्वेंस कैसे आएगा? हाँ, इसका सीक्वेंस जो यूजीसी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। सर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आ गए सर जो नहीं पढ़े, उसका क्या करने का सर फिर एग्जाम में? वहां अभी आया तो वहाँ हाँ, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, निश्चित है ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो मैंने आपको बताया कि एलिमिनेट करते चलो, जैसे हमेशा पहले जो चीजें आपको फिक्स पता हैं पहले आप उन पे ट्रस्ट करते हुए या तो किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करो, अगर 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनको सेलेक्ट कर लो, और जो आपको फिक्स पता है अगर उनकी हेल्प से कुछ अगर एलिमिनेट हो रहे हैं तो पहले उनको एलिमिनेट कर लो। तो एक तो आप ये कर सकते हो, दूसरा फिर ऐसे क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से ही करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम इस तरीके का सर अगर क्वेश्चन ही गलत हो तो उसके मार्क्स मिलते हैं? हाँ, क्वेश्चन गलत हो तो उसके मार्क्स फिर सबको मिलते हैं। सर अगर इसका आंसर देंगे सर तो इससे पिछले संकेत वाला होगा, क्वेश्चन स्थानिक बता होगा सर। दीजिए एक बार। आप क्या कह रहे थे अगर इस क्वेश्चन का? सर इसका अगर एनुमिनेशन करेंगे तो पहले संकेत ऐसा होगा, फिर स्थानिक होगा, फिर भाषागत, फिर होगा हाँ, दृश्य होगा, इस तीसरा तरीके से वैसा। आप हाँ जी, इस तरीके से कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पेटियल आ जाएगा, उसके बाद आपका इस तरीके से हम कॉमन सेंस के थ्रू इनको कर सकते हैं। इससे पहला क्वेश्चन, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं, और इसका आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, आपको मैच करना है, दो ऑप्शन को मैच करना है। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन है, और यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशनल डिस्क्रिप्शन है, यानी कि कौन सी ह्यूमन कम्युनिकेशन के कौन से एलिमेंट को इनमें से किन चीजों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो बिल्कुल आपको फिक्स लग रहा है तो उसको आप मैच कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में तो ऑप्शन 4। हाँ सर फोर्थ लग रहा है सर। यस सर फोर्थ।
हाँ, फोर्थ ही ऑप्शन होगा। देखिए ये जो नॉइज आइडियाज है, आइडियाज क्या होगा आपका, आइडियाज हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। आइडियाज मतलब क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं हम आइडियाज के थ्रू, क्रिएटिविटी की वजह से ही हमें आइडियाज आते हैं। लैंग्वेज आपका सिमेंटिसिज्म, रोमांटिसिज्म है सर। हाँ जी। उसके बाद नॉइज हो जाएगा आपका लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, और पीपल हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस करते हैं तो वो लोग ही तो हैं, किसी भी जानकारी को प्रोसेस करने वाले आपके लोग ही हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप ऐसे कॉमन सेंस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, 4 होगा ना किसी, सर आंसर इसका? हाँ जी 4 होगा आंसर। ठीक है, किसी लैंग्वेज में 7461 को हम 135 लिखते हैं। सर क्वेश्चन दिखाइए थोड़ा सा। ठीक है, किसी अगर लैंग्वेज में हम 7461 को 135 लिख रहे हैं तो उस लैंग्वेज में हम 6893 को कैसे लिखेंगे? 161 161। ठीक है, बाकी किसी ने सॉल्व किया इसे? नहीं हो पाया सर। ठीक है, आपका 161 कैसे आया? तो मैंने 8 और 3 जो है उनको प्लस किया तो 11 आया, 1 मैंने लास्ट में रखा और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद 6 एंड 9 को प्लस किया तो 15 हो गया, एंड जो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ था उसको इसमें ऐड कर दिया तो 161 हो गया। क्योंकि फर्स्ट में भी यही हुआ है, 4 + 1 5 एंड 7 + 6 13 है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस किस तरीके से हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इजी है ये भी बहुत, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको एक बार पता चल गया फिर ये इजी लगते हैं, लेकिन वो इसके पीछे है वो ढूंढना काफी मुश्किल होता है। तो आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा ये। देखिए कैसे करेंगे हम इसे, 7461 मोस्टली इन क्वेश्चन में क्या होगा, इसको 135 लिखा हुआ है, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इनको या तो जोड़ा जाता है या तो इनको घटाया जाता है। हो सकता है इन दो को जोड़ के ये 13 बनाया है, हो सकता है कि इन दो को जोड़ के फिर इसमें से माइनस करके ये नंबर आया है। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो 4 नंबर आपको दिख रहे हैं इन चारों को एक दूसरे से जोड़ के घटा के ये नंबर यहाँ पे लाया जाता है। जैसे अभी इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने 4 और 1 ये 5 कर दिया, और 7 और 6 13, ये यहाँ पे 13 आ गया। यानी कि तीसरे दूसरे और चौथे नंबर को जोड़ दिया वो आपका 5 आ गया, और पहले और तीसरे नंबर को जोड़ दिया तो वो आपका 13 आ गया। तो अभी क्योंकि ये 4 नंबर का है 6 8 9 3, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम करेंगे हम। 8 और 3 यहाँ पे आपका 11 आ गया, और उसके बाद 9 और 6 ये आपका 15 आ गया। तो एक तरफ आपका आ रहा है 15, एक तरफ आ रहा है 11। तो अगर हम इन दोनों को अगर हम, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 5 और 6 को इन्होंने और ऐड किया हुआ है, तो ये आपका 161 हो जाएगा। यहाँ पे का जो 1 था उसे फिर 5 के साथ और इन्होंने ऐड कर दिया, तो इसका आंसर 161 आ गया। तो बाकी आपके ये जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इसी तरीके से होंगे। जो आपके नंबर्स हैं या तो उन्हें जोड़ा गया होगा या तो उन्हें घटाया गया होगा पहले और 6 कर दिया इन्होंने, तो क्योंकि ऐसे 151 भी और हमारा आंसर 15 और 11 आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आदमी ये सोचेगा कि 151 होगा, तो इसमें ही अपना हाँ। प्लस करके 161 कैसे हो सकता है। हाँ 151 इसका होना चाहिए था, लेकिन ये 11 आ रहा है ना, तो 1 5 1 1 जैसे इन दोनों को हमने जोड़ा तो एक जगह 11 आ गया, एक जगह 15 आ गया। अब
एक नंबर तो हमें पता है कि एक पहला वाला नंबर 1 होगा, लास्ट वाला नंबर 1 होगा। तो अब एक नंबर 5 बच रहा है, एक नंबर 1 आ रहा है। तो 5 तो तब आता है जब यहाँ पे 1 नहीं रहता है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो दैट मीन्स वहाँ पे 5 नहीं आएगा। तो फिर हम इससे जस्ट 161 ही ला सकते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि कोई मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये चीज अप्लाई हो रही है कि 151 तो नहीं हो सकता है क्योंकि एक 1 और है। तो उस 1 को आप कहाँ पे एडजस्ट करोगे? एक ही नंबर था 161। तो इस सर तरीके से जैसे कि बीच के वो जो नंबर ऐड किए हैं, ऐसे ही जो लास्ट के जो नंबर्स आए थे 11, उसको भी तो जैसे 152 ये भी तो कर सकते थे हम। नहीं, लास्ट के नंबर तो फिक्स हो रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे भी लास्ट के नंबर इनके फिक्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने जब पहले और तीसरे को जोड़ा 7 और 6, यहाँ पे 13 आ गया। एक मिनट, जस्ट 13। इसमें ऐसा भी था सर कि फर्स्ट में जोड़ा गया था तो 1 डिजिट में आया आंसर, लास्ट में इसमें जोड़ने पर सेकंड डिजिट डबल डिजिट आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा हाँ, था। लास्ट में जोड़ने पे डबल डिजिट आ रहा है। तो उस डबल डिजिट को कहाँ एडजस्ट करोगे आप? तो उस डबल डिजिट को इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है 161 में, यानी कि 5 और 6 को जोड़ा हुआ है तो वो इन्होंने 161 लिखा हुआ है। अब वो आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग इन्होंने वहां पे 161 करा हुआ है। उस एक नंबर को ऐसे इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। सर स्पेसिफिक ये रूल नहीं है ना सर, ये कॉमन सेंस वैसा। हाँ, कॉमन सेंस बेस्ड है। और कोई ऐसा मतलब इसके पीछे ऐसे कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंसेप्ट या फिर स्पेसिफिक कोई चीज फॉलो नहीं हो रही है। जस्ट ये एक ऑप्शन देख के आपको करना था। फिर इसमें अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही लग रहा है कि क्योंकि अगर इससे हम 1 1 को ऐड करके जैसे हम 2 कर देंगे तो 152 आ जाएगा। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि 161 आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक चीज उन्होंने फॉलो नहीं की। उन्होंने जस्ट 161 आंसर दिया हुआ है। तो 161 अगर आंसर है तो इसका मतलब उन्होंने 5 और 1 को ऐड किया हुआ है, तो उससे 161 आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन से हम इतना कर सकते हैं कि अगर बाकी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें ये आइडिया लग जाए कि वो जो नंबर्स हैं इन्हीं को आपस में हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना घटाना है आपस में। तो उससे फिर हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक जो क्लॉक है उसको 5 AM पे बिल्कुल सही करा गया है। ये जो क्लॉक है ये हर 24 घंटे में 16 मिनट की इसको हानि होती है। 16 मिनट की हानि होने का मतलब ये है कि हर 24 घंटे में ये 16 मिनट पीछे रह जाती है। तो चौथे दिन रात को 10 बजे अगर ये 10 बजे रात को अगर चौथे दिन अगर ये रात को 10 बजे का टाइम दिखा रही है तो क्या उस समय सही टाइम होगा? ठीक है, एक बार अपनी तरफ से भी पढ़ लीजिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। PM। हाँ जी, सर 9 PM थर्ड। हाँ 9 PM का 9 आंसर। PM। अब इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि देखिए ये जो घड़ी है ये 16 मिनट लॉस कर रही है, यानी कि 16 मिनट पीछे रह जा रही है। तो एक मिनट, नहीं 9 PM नहीं आएगा यहाँ पे आंसर। देखो, सॉल्व करने की आपको इसे जरूरत नहीं है। ये जो घड़ी है ये 16 मिनट पीछे रह जा रही है, यानी कि हर 24 घंटे में 16 मिनट पीछे रह जा रही है। तो इसका मतलब 4 दिन बाद जब हम देखेंगे तो एक्चुअल टाइम इससे ज्यादा होगा या फिर कम होगा? कम होगा ना सर, पीछे रह गया तो। हाँ, पीछे होगा। और उससे कम तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन। 16 से 4 को कर लिया सर तो 64 मिनट्स आते हैं, पीछे रहेगी ना वो।
अच्छा, 1 मिनट जस्ट मैं एक बार देख पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। एक दिन में 16 मिनट तो 4 दिन में 64 मिनट। लगभग 1 घंटा हो गया आपका। और तो 9 PM आएगा ना सर, 10 PM से पहले 9 PM आ जाएगा उस हिसाब से। मेरे भी यही आया, 9 PM ही आएगा कल स्लॉट पे। ओके, 1 मिनट जस्ट। सुबह और शाम का शायद कुछ डिफरेंस हो जाए। सुबह 5 बजे सेट किया है और रात के 10 बजे समय पूछ रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो अब आप लोग मतलब इस तरह से सोच सकते हो कि अगर कोई घड़ी है, अगर वो 5 मिनट पीछे चल रही है तो एक्चुअल जो टाइम है वो उससे आगे का टाइम होगा या फिर पीछे का टाइम होगा? पीछे का ही होगा ना सर, 5 मिनट पीछे चल रही है तो। अगर 12 बजे है तो 11:55 ही होगा ना, उसमें पीछे चल रही है तो। एक्चुअल टाइम तो आगे का होगा फिर। नहीं, देखो अगर कोई घड़ी 5 बज रही है किसी घड़ी में और ये 5 मिनट पीछे चल रही है तो एक्चुअल टाइम क्या होगा? सर 11 PM। सर इसमें 3 डेज में सर ये एक्चुअल टाइम होगा 5:05, है ना? आगे बढ़ाना होगा सर उससे उतना ही। तो इसका होगा 11 बजे। आप सब लोगों ने 9 बजे बोला हाँ तो एक सर, बार 11 बजे ही होगा इसमें। हाँ जी, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा 11 बजे। कोई घड़ी पीछे हो रही है यानी कि एक्चुअल टाइम से वो पीछे चल रही है तो उसमें जितना टाइम दिख रहा है एक्चुअल टाइम तो उससे आगे का होगा ना। समझ आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। सही टाइम पूछ रहा है। सर इसे एक बार और समझा देंगे सर। हाँ देखो, जैसे कोई घड़ी है उसमें आपको टाइम दिख रहा है 5 बजे का और वो घड़ी एक्चुअल टाइम से 10 मिनट पीछे चल रही है तो एक्चुअल टाइम कितने का होगा? अगर उसमें 5 दिख रहा है तो एक्चुअल टाइम कितने का होगा? एक्चुअल टाइम 5, होगा 10। 5:10। वैसे ही ये घड़ी 16 मिनट पीछे हो जाती है 24 घंटे में। तो एक्चुअल टाइम जितना इसमें दिख रहा है उससे आगे का टाइम होगा तो उससे आगे का हमारे पास एक ही टाइम है, 11 बजे, है ना? तो यहाँ बाकी हम इसे कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 4 दिन में लगभग 16 चक्कू 64, 1 घंटे का लगभग यहाँ पे गैप आ जाएगा। 4 दिन भी ये पूरा नहीं हो रहा है तो इस वजह से रात्रि 11 बजे इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। पूर्वाहन होगा कि अपराहन होगा, कैसे पता चलेगा सर? पूर्वाहन का मतलब होता है आपका दिन का टाइम। तो इतना बड़ा टाइम गैप तो नहीं आएगा ना, क्योंकि रात्रि 10 बजे रात्रि को टाइम दिखा रही है वो 10 बजे का। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो मतलब 12 घंटे का गैप आ जाएगा उसमें, है ना? ठीक है। यदि आपको किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। सही बात है या फिर गलत बात है? सही है सर। नहीं, सही नहीं है। त्रिभुज का अगर आपको एक भुजा की लंबाई पता हो, फॉर एग्जांपल आपको इसकी लेंथ पता है, तो आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी लेंथ का अगर मैं और लंबा बना दूं तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, अगर इसी लेंथ का मैं छोटा सा बना दूं तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 2 चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। एक तो उसका आधार यानी कि बेस, और दूसरा उसका लंब यानी कि उसका परपेंडिकुलर। तो इन 2 की जब हमें जानकारी होती है तब हम तब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो तीसरी भुजा की लंबाई निकाली जा सकती है। हाँ, ये तो समभुज का सही है ये सही है। तो सेकंड आप सही है। पाइथागोरस थ्योरम लग गया। अगर
दो आपके पास भुजा है, जैसे एक भुजा है बी, एक भुजा है ए, ये दो भुजाएं हैं, एक है ए एक है बी। तो ये जो हाइपोटेनियस है, कर्ण है, इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर और अंडर रूट में रख लेंगे इसे। तो यहाँ पे फिर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू, किसका मान राइट अधिक? आंसर, इसमें राइट आंसर 4 आएगा ना? हाँ, राइट आंसर 4 होगा। कथन एक गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम है? 15⁻², 6⁻4, 2⁻7 और 3⁻5। 6⁻4। सिक्स सर रेस टू पावर 6 टू 6 की नंबर पावर होगा 4 आएगा। बहुत टफ क्वेश्चन हाँ नहीं है। 15⁻² का मतलब यह है कि 15 को 2 बार गुणा कर दो। 6⁻4 का मतलब यह है कि 6 को 4 बार गुणा कर दो। 2⁻7 का मतलब यह है 2 को 7 बार गुणा करना है। और 3⁻5 का मतलब यह है कि 3 को 5 बार गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कितना आया आपका आंसर? सर सर 6:4 1296 हो जाएगा सर, का इसी का हो जाएगा तो हो जाएगा। 6⁻4 आया आपका आंसर? नहीं सर, 1296 है उसका। अच्छा, एक मिनट में करके देख लेता हूँ। तो वही आ जाएगा ना 12 से 1296। 1296 तो उससे बड़ा नंबर नहीं है हमारे पास कोई, तो वही आंसर। उससे बड़ा नंबर आ रहा है क्या कोई? नो नो सर। सर, 6 की पावर 4 ही है नो ना। सर, वही आएगा 6 की पावर हाँ, तो 4। 15 का तो 225 होगा, तो बाकी तो हाँ, सब छोटी है। 2⁻7 का आंसर कितना आ रहा है? 128 सर। 128। ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब। एक सर्कल है और उसका सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। हेलो। एक सर, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। रश्मि जी, माइक म्यूट करना पड़ेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, उसका एरिया एक स्क्वायर के बराबर है, उस स्क्वायर की साइड है 2 मीटर। तो सर्किल का आपको डायमीटर निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सर्किल का एरिया है एक स्क्वायर के एरिया के बराबर, जिसका जो साइड है उसका लंबाई है 2 मीटर। तो सर्किल का डायमीटर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हो, पर जिन लोगों ने पढ़ी है वो लोग एक बार देख लीजिए। स्क्वायर ऑफ द साइड है 2 मीटर। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, है ना। यानी कि जो सर्किल है, सर्किल का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में आपने रखना है 4। आर स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4/पाई। तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी √4/पाई। तो एक बार आर की वैल्यू आ गई तो आर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका डायमीटर आ जाएगा। किसी ने सॉल्व करके देखा इसे? तो 1.256 मीटर। 1.256 मीटर। ठीक है, बाकी किन्हीं और ने करा सॉल्व? ओके ठीक है, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, एक बार मैं सॉल्व करके देखता हूँ।
ओके, 2.257 के लगभग आ रहा है आंसर मेरा। बाकी और लोग भी सॉल्व करके देखिए, फिर इसका आंसर मैं आपको फिर ग्रुप में शेयर करूंगा, देख के इसका आंसर यूजीसी ने इसका क्या आंसर दिया है। बाकी इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेना है आपको, फिर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फिर आर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सचिवों ने हमसे विश्राम कक्ष प्रदान करने की मांग की है जहां वे अपने कॉफी ब्रेकों का समय व्यतीत कर सकें। इस मांग को अस्वीकार करना होगा। यदि हम उन्हें विश्राम कक्ष देते हैं तो आगे वे स्पा और स्विमिंग पूलों की मांग करेंगे, फिर योग केंद्र और फिटनेस जिमों की मांग की जाएगी। इन सुविधाओं पर खर्च करते करते हम दिवालिया हो जाएंगे। कौन सा तर्क दोष है यहाँ पे? स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप। सर रेड हेयरिंग होगा सर। रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग भी नहीं है यहाँ पे। सेकंड है सर पक्का। सर स्लिपरी स्लोप में ही रहता है ना ऐसा सर। देखिए यहाँ पे हेस्टी जनरलाइजेशन, जहाँ पे हम किसी सिचुएशन को जनरलाइज कर रहे हैं। जनरलाइज करने का मतलब होता है अगर भारत में अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा। जैसे फ्री में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो धीरे धीरे लोगों को फ्री की आदत पड़ जाएगी, फिर लोग काम करना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से जो एक के बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है उसे हम हेस्टी जनरलाइजेशन। सर एक बार 2 और 4 में डिफरेंस बता दो। एक मिनट, जस्ट एक बार। बट सर इसमें तो एक के बाद दूसरा सिचुएशन, दूसरे के बाद तीसरा सिचुएशन बता रहे हैं तो सर ऐसा तो हम लोगों ने स्लिपरी स्लोप नहीं में पढ़ा है। ऐसा हाँ, ये सीधे आपका स्लिपरी स्लोप ही इसका आंसर होगा। एक के बाद एक जब इसमें हम कंक्लूजन निकालते जाते हैं तो वो आपका स्लिपरी स्लोप होता है। सॉरी। उसके बाद स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन में क्या होता है? स्ट्रॉमैन में जब हम किसी का अगर आर्ग्यूमेंट है, अगर उस आर्ग्यूमेंट को हम सही से नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में एक अलग, उसके आर्ग्यूमेंट को अलग फॉर्म में रख करके फिर उसके लिए जवाब देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि हमारे देश में जो गर्ल्स हैं वो सुरक्षित नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का आर्ग्यूमेंट है कि हमारे देश में गर्ल्स सुरक्षित नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गर्ल्स की सुरक्षा है। तो वहां पे हम उसका एक स्ट्रॉमैन बना सकते हैं कि तुम्हें हमारे देश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो हमने एक स्ट्रॉमैन बना दिया कि उसको अलग तरीके से, किसी के आर्ग्यूमेंट को अलग तरीके से रख दिया और उसके अगेंस्ट में फिर हम बोल रहे हैं, उसे हम स्ट्रॉमैन कहते हैं। रेड हेयरिंग होता है जहाँ पे हम किसी पॉपुलर बिलीफ की तरफ आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और हेस्टी जनरलाइजेशन आपका होता है जहाँ पे हम जल्दबाजी पे डिसीजन ले लेते हैं। जहाँ पे हम बहुत जल्दबाजी में किसी पूरी सिचुएशन ना देख के कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपका हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया। सर एक बार और बता दीजिए। कौन सा वाला करना है इसमें एक्सप्लेन? हेस्टी जनरलाइजेशन। रेड हियरिंग में तो सर अंधविश्वास है। हाँ, रेड हेयरिंग में, हाँ एक तरह से आपका। और रेड हेयरिंग में टॉपिक डाइवर्ट भी करा जाता है। जैसे मतलब एक टॉपिक से अगर हम जस्ट दूसरे टॉपिक पे डाइवर्ट कर ले रहे हैं तो वो भी रेड हेयरिंग जाता है। हाँ सर, वो एक फिश है और वो भटकाव भी लाता है टॉपिक। हाँ,
अविचारी सामान्यीकरण यानी कि हेस्ट्री जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, कोई अगर चीज है तो मतलब कम सबूत के आधार पे अगर हम कुछ जनरलाइज कर रहे हैं, कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, तो उसे हम हेस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी को अगर हमने चोरी करते हुए नहीं देखा, इसका मतलब वो चोर नहीं है। तो बहुत कम सबूतों के आधार पर अगर आप किसी चीज को जनरलाइज कर रहे हो, अगर आप किसी कंक्लूजन पे आ रहे हो, तो वो आपका हेस्टी जनरलाइजेशन है। और स्लिपरी स्लोप, अभी ये एग्जांपल स्लिपरी स्लोप का ही है कि एक कंक्लूजन से हम दूसरे कंक्लूजन पे बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। क्लियर हुआ इन दोनों में डिफरेंस? हाँ सर अब हो गया। ठीक है। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इंटेंशनल मीनिंग और एक्सटेंशनल मीनिंग पढ़ा है आप लोगों ने? नो सर। ठीक है, देखिए कोई भी अगर शब्द है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शब्द है प्लेन, कोई शब्द है कार मान लेते हैं, तो कार की इंटेंशनल मीनिंग क्या है? इंटेंशनल मीनिंग मतलब किसी शब्द को सुन के हमारे मन में उसकी जो छवि आ रही है, उसके जो गुण हैं कि वो कैसी दिखती है और उसके अंदर क्या क्या फीचर हैं, इसको हम कहते हैं इंटेंशनल मीनिंग। और हिंदी में इसे हम कहते हैं संयुक्तार्थ। एक्सटेंशनल मीनिंग हम किसे कहते हैं? एक्सटेंशनल मीनिंग आपका होता है किसी चीज को देख करके उससे रिलेटेड जो चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं, जैसे कार को अगर हम कार सुन रहे हैं तो उसका एक्सटेंशनल मीनिंग हो गया कि आप कार की अलग अलग कंपनीज आपके माइंड में आ रही हैं, जैसे hyundai, ऑल्टो, मारुति। उसके अलग अलग एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो वो एक्सटेंशनल मीनिंग हो गया। इंटेंशनल मीनिंग में किसी चीज के गुण हमारे दिमाग में जो आते हैं वो इंटेंशनल मीनिंग हो गया, और एक्सटेंशनल मीनिंग में उसके एग्जाम्पल जो हमारे दिमाग में आते हैं वो उसका एक्सटेंशनल मीनिंग हो गया। समझ आया? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। सर इसमें ये कह सकते हैं कि इंटेंशनल में गुण बताए जाएंगे और एक्सटेंशनल में उसका रूप बताया जाएगा। नहीं, इंटेंशनल में उसके गुण और उसका रूप और उसकी विशेषता सब बताई जाती है। एक्सटेंशनल में उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे इंसान शब्द सुन के जो रूप गुण वगैरह हमारे दिमाग में आ रहा है कि इंसान ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, वो उसका इंटेंशनल मीनिंग हो गया। और इंसान सुन के जो एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो, या फिर कोई तीसरा आदमी हमारे दिमाग में आ रहा है, तो वो हमारा एक्सटेंशनल मीनिंग हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ही रखते हैं हम। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो हम अगले सेशन में करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है? सर आपने सर वो पेपर में पिछले सर सर वो फीड्स में हाइट दी थी सर निकालने के लिए। आप रिपीट करोगे? सर जो पिछला आपने पेपर दिया था सर, अभी पेपर हुआ था हमारा सर, दोनों पेपर मिक्स हुआ था सर। तो शायद हाँ बॉडी जी, मास इंडेक्स में सर, शायद बॉडी मास इंडेक्स में सर अपने फीट्स में हाइट दी थी और हाँ उसको हाँ। करना था सर। तो वो समझ में नहीं आया सर, फिर हुआ नहीं वो क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको मैंने क्लास में बताया था। फीट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक बार पहले मैं ऐसे ही वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ठीक है, एक मिनट जस्ट।
ये फीट में और इंच में हाइट दी होती है, तो उसको आपने पहले कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 1 फीट में होते हैं 30 सेंटीमीटर। तो जितने फीट दिए होंगे, फॉर मान लो x फीट दिए हैं, तो उस x को आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से, और इंच में जितना दिया होगा, फॉर एग्जांपल y इंच दिया हुआ है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से। 1 इंच में होते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो जैसे 5 फीट और 3 इंच दिया हुआ है, तो 5 फीट में आपके कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 फीट में होते हैं 30 सेंटीमीटर, तो ये 150 हो गया। और 3 इंच में आपके ये हो गए 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद आप इन दोनों को ही ऐड करोगे, तो सेंटीमीटर में जो हाइट आ गई वो आ गई 157.5 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई आपकी। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 1.5 मीटर में हाइट मिल गई है। डेसिमल के बाद अगर हम एक ही प्लेस ले रहे हैं तो भी हमारा BMI लगभग सही ही आएगा। तो 1.5 ये हमें मीटर में हाइट मिल गई। तो फीट में अगर दिया हुआ है तो पहले उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसे 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कीजिए। समझ आया? एक बार वो भी बता दीजिए, बाइनरी टू डेसिमल और स्क्वायर यहाँ, तो फिर इसको कैसे करना डिवाइड? फिर नीचे तो मीटर स्क्वायर आएगा ना सर? हाँ, नीचे मीटर स्क्वायर आएगा। अब ये मीटर में आ गई है ना वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके सर। हाँ, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल अभी कल मोस्ट प्रोबेबली हम आईसीटी की रिवीजन क्लास रखेंगे, तो उसमें जितने भी आपके आईसीटी के डाउट होंगे तो वो सारे उसमें कवर कर लेंगे आप। सर वो सर है जो होता है ऑक्टल नंबर में बेस 8 होता है ना सर, तो ऑक्टल नंबर टू बाइनरी बोलते अपन जो फॉर्म लेते वही हो गई ना सर, ऑक्टल टू बाइनरी? ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, लेकिन ऑक्टल नंबर टू बाइनरी में हमने कन्वर्जन नहीं सीखा और उसका कन्वर्जन आता भी नहीं है। सर मैंने कब सर ये किसी भी यूट्यूब पे वीडियो में देखा सर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, तो मुझे वो कंसेप्ट क्लियर नहीं था, इसके लिए पूछा सर। आता नहीं है ना सर वो? नहीं, अभी तक ऑक्टल नंबर का मैंने नहीं देखा कन्वर्जन के लिए। बाइनरी और डेसिमल का ही कन्वर्जन आता है। ऑक्टल नंबर का पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर आते हैं ऑक्टल नंबर में। बाकी डेसिमल टू बाइनरी टू सर अब की डेसिमल। बार हाँ, जैसे जो कुछ लोग सोल्व कर रहे हैं ना कि आइडिया से क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि अब की बार ऑक्टल आया था, तो आप जब आईसीटी का करोगे तो एक बार बता दीजिएगा। हाँ सर, मैंने भी देखा, इसीलिए पूछ रही हूँ सर। ठीक है, फिर अगर ऑक्टल नंबर आया था तो कल हम ऑक्टल नंबर का भी कन्वर्जन देख लेंगे। ऑक्टल नंबर से बाइनरी, सॉरी ऑक्टल नंबर से डेसिमल में देख लेंगे, फिर डेसिमल से हम बाइनरी में तो कर ही सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम रखेंगे इसकी क्लास, आईसीटी की रिवीजन क्लास, और एक ये पेपर हम और सॉल्व करेंगे। कल किस टाइम पे? हाँ जी सर कल किस मॉर्निंग टाइम? में रख लीजिए, क्योंकि शाम में काफी हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, मॉर्निंग 9 बजे रख लेते हैं फिर हम क्लास। हाँ जी जी सर। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर दिन में अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम इसी पेपर की क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग, कल मॉर्निंग में फ्रेंड्स को हाँ जी